तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कार्टून निकलते हैं पूरे सिलेबस के अंदर से, वो सारे के सारे कार्टून इस एक वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये कार्टून को लेकर के वन शॉट का वीडियो होने वाला है, ठीक है। और ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उसके अंदर। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो इस वीडियो को एटलीस्ट जो है 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 1000 लाइक कंप्लीट करवा देंगे तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 4 नंबर का है ये। पहला यहाँ पर कार्टून कुछ इस तरह से है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बीच में जो व्यक्ति खड़े हैं ये नेहरू जी है, ठीक है। अब बोलेंगे आप सर जी नेहरू जी के दो चेहरे कैसे आ गए यहाँ पर, एक चेहरा इधर एक चेहरा इधर कैसे, ठीक है। और इधर वाले जो व्यक्ति दिख रहे होंगे आपको एकदम नॉर्मल कुर्ता पजामा धोती उती में पहन के ये बैठे हुए चिल्ला रहे हो। और इधर वाले जो व्यक्ति है एकदम वेस्टर्न कल्चर को इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो कार्टून है बच्चों, ये संविधान निर्माण को दिखा रहा है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसके अंदर जो है कई तरह की विचारधाराएं शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये जो नेहरू जी है बीच में, ये दोनों को यहाँ पर संतुलन करने का प्रयास यानी बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इससे रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है। तो बीच में जो खड़ा व्यक्ति है वो जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हु इज़ द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे यहाँ पर कि बाएं और बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, तो वो है पश्चिमी विचारधारा, ठीक है। इधर जो बैठे व्यक्ति है ये पश्चिमी विचारधारा से संबंधित है। आप देख करके भी आइडिया लगा सकते हैं, ये लोग एकदम कोट टाई सूट बूट पहने हुए हैं, जो कि वेस्टर्न में यानी वेस्ट में ज़्यादा पहना जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और वेस्टर्न आइडियोलॉजी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दाहिने हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है, तो स्वदेशी है या भारतीय विचारधारा आप कह सकते हैं, ठीक है। इधर साइड जो है ना ये स्वदेशी लोग हैं, ओके बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और स्वदेशी इंडियन आइडियोलॉजी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि संविधान राष्ट्र के विभिन्न वर्गों और संस्कृतियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। देश में इतने सारे मतभेदों और विवादों के बावजूद सभी वर्गों विचारधाराओं को उनकी गरिमा के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने का निर्णय लिया गया बच्चों, ओके। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, तो इस अपडेट को बड़े ध्यान से समझिएगा। अपडेट ये है कि अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर्स आप सभी बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं ताकि आप कम समय में अपने एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके, एक बूस्टअप दे सके अपने एग्जाम की तैयारी को, ठीक है। और देखिए ये सैम्पल पेपर बनाने के लिए हमने अपना 5 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ हमने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड किए हैं, ठीक है। आपको सुनने में लग रहा होगा अरे सर ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने निकाले हैं लास्ट 10 ईयर का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है फाइनल एग्जाम का, उसको ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे, यानी कि जो क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछ ही लिए जा रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस हमने इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड किए हैं बच्चों। तो ये सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली आप सभी बच्चों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ज़रूर इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है,
ठीक है। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 50% का भारी डिस्काउंट के साथ आप सैंपल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं। एक-एक सब्जेक्ट का आपको 10-10 सैंपल पेपर देखने को यहाँ पर मिलेगा बच्चों। वैसे तो एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर का जो प्राइस है वो यहाँ पर 199 रुपए है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत केवल और केवल 99 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट का आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट का एक साथ सैंपल पेपर खरीदते हैं तो वो आपको 249 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील रहने वाला है, अगर आप 4 सब्जेक्ट का एक साथ सैंपल पेपर परचेस करते हैं तो उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट का फ्री में सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये सैंपल पेपर आपको कितने में मिलेगा? केवल और केवल 399 रुपीज़ में, जिसमें आपको टोटल कितना सैंपल पेपर मिल गया? 50 सैंपल पेपर बच्चों, ठीक है। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए दूसरे क्वेश्चन के अंदर, यानी दूसरा जो हमारा कार्टून वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कार्टून दे दिया है, इस कार्टून को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बड़ा सा हाथी, ठीक है। फिर छोटे जानवर देखने को मिलेंगे, इधर चिड़िया चुनमुन देख सकते हैं, इधर एक आदमी है जो कुछ उनको इशारा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी इन सब में से बंदर तो पेड़ पर सबसे पहले चढ़ जाएगा, ठीक है, और ये सब तो बेचारे आत्महत्या कर लेंगे। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, बस जस्ट फनी वे में ऐसी बताने का आपको प्रयास किया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ना वो क्या बोलते हैं, असमानता को एक तरह से दिखा रहा है, ठीक है। और कैसे आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में नहीं कि भैया सब लोग एक ही जैसा टेस्ट दो, है ना, सबका एग्ज़ाम एक जैसा ही होगा, इस तरह से करके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना उसको दिखा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बनता है हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि यह विचार के साफ सुथरे, यह जो विचार है कि साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा, आवश्यक और उचित है? आवश्यक और उचित नहीं है। ये सबको एक जैसा टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये मछली बेचारा ये तो ऐसे ही चला जाएगा, ये मेंढक कहाँ से चढ़ पाएगा? इनमें से सबसे पहले तो ये बंदर चढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि भैया सबको एक जैसा ही टेस्ट दिया जाना चाहिए, सबको अलग अलग तरह का एक्टिविटी दो जिस हिसाब से वो कर सके। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है और आंसर इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपके विचार में यह उचित है या फिर अनुचित है। अगर उचित है तो बताना है क्यों है, अगर अनुचित है तो आपको बताना है क्यों अनुचित है। जो चीज़ आपने कार्टून में देखा तो ये बिल्कुल अनुचित है, यानी सही नहीं है, क्योंकि एक हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, जाहिर सी बात है। जबकि एक पक्षी तुरंत उड़कर पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, पेड़ की डाली पर। एक बंदर भी चला जाएगा, लेकिन एक हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए ये अनुचित है बच्चों कि सबको एक ही जैसा टेस्ट दिया जाना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में परिस्थिति से निपटने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए, एक उदाहरण भी दीजिए। चित्र के अंदर जो है परिस्थिति से निपटने के लिए हम यहाँ पर किस सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, व्यक्तियों के साथ अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक, हर व्यक्ति के साथ अलग बर्ताव करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है एक जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर विशेष ढलान वाले रास्तों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने का समान अवसर प्राप्त होगा, ठीक है। जो लोग विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए ऐसे रास्ते बनाने चाहिए ढलान वाले, ताकि वहाँ पर वो आसानी से जा सके किसी भी जगह पर, ताकि सभी के समान वो एक तरह से हो सके, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर भी आपको ये कार्टून दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो एक बच्चा सा है, ये इस तरह से बैग वैग लिए हुए है, और इधर एक लड़की है। इधर दोनों के बीच में कुछ कुछ बातें हो रही है। तो ये बच्चे के हिसाब से क्या बात हो रहा है कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है, ठीक है जी। फिर ये लड़की कहती है कि न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्षता रहना है या निष्पक्ष रहना है, ठीक है। वो किसी के पक्ष में यानी किसी के फेवर में नहीं जा सकती, इसीलिए जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है।
अब बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वह आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी। तो ये बोलता है यहाँ पर कि ये तो ठीक है कि भैया वो आंखों पे पट्टी बांधेगी तो निष्पक्ष रहेगी, लेकिन अगर वो आंखों पे पट्टी इसी प्रकार से बांधे हुए रहेगी तो वो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी। अब देखिए इसके ऊपर आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बन गया कि न्याय से क्या तात्पर्य है। तो न्याय का तात्पर्य बच्चों होता है हर व्यक्ति को उसका जायज़ हिस्सा मिलना, ठीक है। जितना जिसके हिस्से में आ रहा है उतना उसको मिलना चाहिए, वही उसका न्याय है। मान लीजिए कि एक नहीं दो, हाँ, दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, ठीक है, और 10 गज जमीन है या फिर 20 गज जमीन ले लेते हैं हम। कितना? 20 गज जमीन है, ठीक है। इसको बांटना है तो 10 गज एक भाई को मिल जाएगा, 10 गज एक भाई को मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बंटवारा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक को 7 गज मिल गया और एक को यहाँ पर 13 गज मिल गया, ठीक है, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए न्याय से तात्पर्य है बच्चों हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज मीन बाय जस्टिस, तो एवरी पर्सन गेटिंग हिज जैसे कि फेयर शेयर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष ज़रूरतों से क्या अभिप्राय है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए, यही विशेष ज़रूरत होते हैं। जो लोग बच्चों कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में, यानी किसी भी फॉर्म में मान लीजिए कि समान नहीं है, मान लीजिए कि आपका दिव्यांग है वो, ठीक है, तो उनके साथ अलग बर्ताव ये कहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्याय की देवी से संबंधित सरकार का अंग कौन सा है। तो न्यायपालिका, ठीक है, इसे ही न्याय की देवी आप कह सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जुडिशरी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुडिशरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए जैसे कि बांधे रहती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। क्योंकि उसे क्या रहना है बच्चों, निष्पक्ष रहना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पीछे लिखा हुआ है संसद, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी ऐसे एक चीज़ पढ़ रहा है और सारे आदमी आ रहे हैं अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर के, और यहाँ पर देख सकते हैं पोटलियों का इस तरह से भंडार हो गया है। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, उपरोक्त कार्टून में मंच के सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। तो जो मंच के सामने खड़े व्यक्ति है वो विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री है। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ना, ये अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री है। जैसे आप देख सकते हैं कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई अलग अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इंग्लिश दिखा देता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन का इंग्लिश ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और आंसर इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि कार्टून में ये मंत्री यहाँ क्यों खड़े हैं और ये मंत्री इतने विनम्र क्यों दिख रहे हैं। तो कार्टून के अंदर जो ये मंत्री है यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि वे अपने अपने मंत्रालय के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं, और पैसा तभी मिलेगा जब संसद की मंजूरी होगी, उसी के बाद उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हर साल के एंड में आप यूँ कह सकते हैं, जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो सभी जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पैसा मांगते हैं कि भैया हमें पैसा दे दीजिए, हमें अपना अपना मिनिस्ट्री में ये काम करवाना है, अपना मिनिस्ट्री में ये काम करवाना है। तो सभी को यहाँ पर संसद का अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उनको पैसा फंड्स मिल पाता है, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टून में संसद की कौन सी शक्ति दिखाई गई है। तो धन के उपयोग को नियंत्रित करने की संसद की शक्ति को दर्शाया गया है कि भैया धन का यानी पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो संसद डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कार्टून के अंदर दिखाने का प्रयास किया गया है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रश्न पूछकर, वित्त पर नियंत्रण द्वारा तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा जो है संसद द्वारा क्या कर सकते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण
रखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है, वित्त पर यानी कि फाइनेंशियली पूरा कंट्रोल जमाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव आदि लाया जा सकता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक कार्टून दिया गया है जिसके अंदर कई सारे लोग जो है बोर्ड लेकर के खड़े हैं। ठीक है, तो ये नागरिकता यानी कि कह लीजिए सिटीजनशिप से संबंधित कार्टून है जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। गिव जस्टिस, ठीक है, वर्ल्ड वर्स्ट जो सो कि डिक्टेटर्स। ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर आपका ये कार्टून दिया गया है। इससे रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कार्टून कौन सी अवधारणा से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित है बच्चों। कौन सी अवधारणा से संबंधित है? नागरिकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर हो जाएगा आपका सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त कार्टून में दर्शाए गए लोग कौन है? तो वो प्रवासी है। ठीक है, यानी जो माइग्रेंट्स होते हैं ना वो लोग हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो नागरिक होते हैं उनके कोई 2 बुनियादी अधिकार आपको लिखने हैं। तो नागरिकों के अगर बुनियादी अधिकारों की बात करें तो आप लिख सकते हैं मतदान का अधिकार होता है उनके पास, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार होता है तथा शिक्षा पाने का अधिकार होता है जो भी नागरिक होते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट बताने हैं सिटीजन्स के। तो राइट टू वोट हो सकता है आपका, राइट टू मिनिमम वेजेस हो सकता है, राइट टू एजुकेशन हो सकता है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। तो जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था ताकि वो एक तो भैया गोरे काले का भेद मिटा सके, ठीक है, और जो अधिकार वगैरह है वो पा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्टून देखते हैं भैया। अब हम लोग आ गए हैं छठे कार्टून के अंदर। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक कार्टून दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये एक हथौड़ा है, ठीक है, और हथौड़े के बगल में क्या लिखा गया है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जैसे हिंदी फिल्मों में, पुराने ज़माने की फिल्में जो होती थी उसमें नहीं वो जज साहब जो होते थे वो अपना हथौड़ा मारते थे, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो वैसे ही यहाँ पर ये हथौड़ा मारा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको डाकिए से संबंधित यानी डाक से संबंधित जिसके अंदर चिट्ठी पत्रिका डालते हैं वो देखने को मिलेगा और लिखा हुआ है कि डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। ठीक है, डाक हड़ताल पर कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अब से रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त चित्र में न्यायालय ने किस विषय पर फैसला सुनाया है? तो यहाँ पर न्यायालय ने बंद न्यायपालिका ने और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दे दिया। ठीक है, बंद न्यायपालिका और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दे दिया है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है? तो डाक हड़ताल पर हस्तक्षेप कर रही है, जैसा कि हमें दिख ही रहा है कार्टून के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाक हड़ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और पोस्टल स्ट्राइक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ? तो जनता को सुविधा यहाँ पर लागू हुआ। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और पब्लिक कन्वीनियंस ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया? तो हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने निर्णय लिया कि सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करना चाहिए। जो सार्वजनिक हित से संबंधित होते हैं, जिस पर जनता का हित डायरेक्ट निर्भर करता है, वैसे विभागों को हड़ताल नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने ये निर्णय लिया। जैसे डाक जो होता है आपका वो डायरेक्ट यहाँ पर सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, तो अगर वही हड़ताल पे चले जाएंगे तो चिट्ठी पत्रिका ये सब कैसे आएगा? ठीक है, तो ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्या है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका हल बताइए। तो इस तरह से एक कार्टून है। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्तियों के बीच में, एक ये लड़का है और यहाँ पर एक महिला, इनके बीच में संवाद चल रहा है। तो इस तरह से संवाद चल रहा है कि भैया फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में
पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी थी। क्या तुम्हें उस निर्णय के बारे में हुई गर्मा-गर्मी बहस याद है? तो यहाँ पर ये बोलती हैं कि हाँ, मुझे ये याद है और यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर कंट्री है, लेकिन भारत में सार्वजनिक संस्थाओं में इस तरह के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक-टोक नहीं है। और वहीं देखा जाए तो वहाँ पर तो बैन करने का उन्होंने प्रयास किया, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचार को जिस तरह से भारत देखता है ना, वो फ्रांस के तरीके से भिन्न है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि भैया फ्रांस का एक अलग नज़रिया देखने का और भारत का एक अलग नज़रिया। फ्रांस एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, तो ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन भारत जो है काफ़ी हद तक अच्छा फ़ॉलो करता है धर्मनिरपेक्ष। लेकिन ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं ना, वो अपने मूड के हिसाब से चीज़ों को बदलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया कि फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं पर क्या रोक लगा दी? तो यहाँ पर पगड़ी पहनने पर, यहाँ पर बुर्का पहनने पर और धार्मिक प्रतीकों पर रोक फ्रांस धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय पश्चिमी मॉडल दिखाता है हमें, ठीक है। तो जो पगड़ी होता है, जो यहाँ पर सिख धर्म जो होता है उनमें पहना जाता है, सरदार लोग जो पहनते हैं हमारे, ठीक है। और जो बुर्का पहना जाता है और ऐसे जो धार्मिक प्रतीक थे उसके ऊपर फ्रांस ने रोक लगा दी थी। तो ये पश्चिमी मॉडल को दिखाता है, यूरोपीय का या यूरोप का पश्चिमी मॉडल आप कह सकते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, फ्रांस क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो फ्रांस निरपेक्षता का यूरोपीय पश्चिमी मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस तथा भारत में क्या अंतर है? अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो उसमें भारत और फ्रांस के अंदर क्या अंतर हमें देखने को मिलता है? तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि फ्रांस धर्म के प्रतीकों पर रोक लगाता है, भारत नहीं लगाता। वहीं भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, परंतु फ्रांस में आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते बच्चों। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगेन बच्चों, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है बच्चों इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पेपर में भी आपका आ सकता है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों को अपना धर्म मानने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होना, अर्थात जब राज्य धर्म को लेकर के कोई भेदभाव ना करे, यही आपका धर्मनिरपेक्षता होता है। यानी कि किसी देश के अंदर, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में राज्य को देश बोला जाता है। तो किसी भी देश के अंदर हर कोई व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति वहाँ रहते हैं, जितनी भी जनसंख्या रहती है, सभी अपना अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो देश है वो धर्म को लेकर के कोई ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता है, ठीक है। तो यही आपका धर्मनिरपेक्षता होता है। वो जो देश है वो सभी धर्मों को समान मानता है, भारत यही फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता हो गया। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, ठीक है। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वां कार्टून है बेसिकली यहाँ पर हमारा, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 व्यक्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक कमरे के अंदर, ठीक है। एक महिला है, ठीक है, एक व्यक्ति आया है बहुत हताश परेशान है, महिला भी परेशान है, और 2 व्यक्ति इधर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है CM टू सीक ट्रस्ट वोट, इस तरह से करके लिखा गया है, ठीक है। और सोर्स है आपका NCERT की बुक से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्वास मत से क्या तात्पर्य है? तो सदन में स्पष्ट बहुमत साबित करना, ये विश्वास मत होता है बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय कार्यपालिका की जड़ें कब उभरी? तो 1919 से लेकर के 1935 में संसदीय व्यवस्था से हमें देखने को मिली। अगला क्वेश्चन, विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो इस कथन का अर्थ है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद भी ये संकट बरकरार है कि कोई और सदस्य जो है वो सरकार से अपना समर्थन वापस ना ले ले और फिर से ये अविश्वास प्रस्ताव ना आ जाए, अविश्वास ना फैल जाए। ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे। कार्टून तो वही रहेगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन आपके बस वहाँ पर इंग्लिश में हो जाएंगे अगर आप इंग्लिश मीडियम। ठीक है। और आंसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें कार्टून के अंदर। यहाँ पर देखिए इस तरह से काफ़ी फनी कार्टून है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो कि लात मार रहे हैं एक तरह से। ठीक है। और एक व्यक्ति उड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। बाकी व्यक्ति यहाँ पर पेंडिंग में है इस तरह से, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए अब इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन बना है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है? तो राष्ट्रपति की मर्जी होती है राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है। ये आशय है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए होती है बच्चों? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधी की समीक्षा के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया था? तो सरकारिया जो आयोग था आपका, उसको नियुक्त किया गया था बच्चों। ओके। यही क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ। कार्टून आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10वें कार्टून के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें अगर आप देखेंगे तो सभी व्यक्ति एकदम एटीट्यूड में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे तो ये व्यक्ति है जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एकदम चौड़े में आगे बढ़ रहे हैं। सभी के हाथ में कुछ ना कुछ है, किसी के हाथ में किताब है, किसी के हाथ में बक्सा वगैरह है। ठीक है। सभी आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ की ओर जा रहे हैं? तो लोकसभा। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं और अंदर एक महिला है। ठीक है। इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन क्या बना, यह कार्टून क्या दर्शाता है? तो यह कार्टून बताता है कि किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो किस तरह से सरकार की अगुवाई करता है, यही कार्टून वो दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? तो ये देखेंगे तो ये नेहरू जी हमारे। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नजर आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में सबसे आगे होने का क्या आशय है? तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसीलिए वो सबसे आगे रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के 2 कारण लिखिए। तो सदन में बहुमत होना, मंत्रिपरिषद का प्रधान होना तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होना, ये प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने का कार्य होता है बच्चों। ठीक है। ये पावरफुल होने का सिंबल होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपके कुछ इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर आप पहले कार्टून देख लीजिए और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं। ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ ना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को देखेंगे और वो भी वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो थैंक यू ही बोलेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।